प्राचीन भारत के इतिहास पर अनुसंधान करने वाले भारतीय इतिहासकारों में एक मुख्य नाम आता है डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर। आज हम लोग डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर के जीवन के बारे में और इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनके कंट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर का जन्म 6 जुलाई सन 1837 को 1837 में महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के अंतर्गत तत्कालीन समय में मालवड़ नाम के स्थान पर हुआ था। इस स्थान पर इनके पिता क्लर्क के रूप में कार्य कर रहे थे और बाद में इनका तबादला रेवेन्यू डिपार्टमेंट में रत्नागिरी में हो गया था। इस तरह स्थानीय स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिए। अपनी विद्वता, वाक्पटुता और प्रतिभा के सहारे इन्होंने बंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में अच्छा नाम कमाया और बाद में वहीं पर वे प्रोफेसर के रूप में अपॉइंट किए गए। प्राचीन भाषाओं के अध्ययन में इनको विशेषज्ञता प्राप्त हुई। कहा जाता है कि पुणे के डेक्कन कॉलेज से भी इनका गहरा नाता रहा और इन्होंने संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के व्याकरण का गहन अध्ययन किया और साथ ही साथ धर्म, दर्शन और ऐतिहासिक अध्ययन के क्षेत्र में भी इनकी बेहद अभिरुचि रही। डॉक्टर भंडारकर का ध्यान तत्कालीन समय में जो भारत की सामाजिक क्षेत्र में कमियां थीं या जिसको हम कह सकते हैं रूढ़ियां थीं, उस ओर भी इनका ध्यान गया। इतिहास में अभिरुचि होने के नाते इन्होंने कई अवसरों पर अनेक व्याख्यान दिए। अपने विचारों की अभिव्यक्ति वे समय समय पर समाचार पत्रों के माध्यम से, शोध पत्रों के माध्यम से और कई अवसरों पर कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने दिया। इन्होंने विशेषतः लंदन में 1874 के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में और उसके पश्चात ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में 1886 में जो अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुए, वहां पर जाकर प्राचीन भारतीय इतिहास के प्रमुख तथ्यों को, प्रमुख इतिहास को तथ्यों के आधार पर प्रेजेंट करने का भी कार्य किया। उनको उनके इसी अवदानों के मद्देनजर जर्मनी के एक विश्वविद्यालय के द्वारा 1885 में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया था। यानी प्राचीन भारतीय भाषाओं में ब्राह्मी, प्राकृत, खरोष्ठी, संस्कृत के अध्ययन में रामकृष्ण गोपाल भंडारकर को विशेष महारत हासिल थी। इन्होंने एक पुस्तक 1894 में पब्लिश कराई जिसका शीर्षक था द अर्ली हिस्ट्री ऑफ द डेक्कन। इस पुस्तक में उन्होंने विशेष तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के तथ्यों को संकलित करते हुए आरंभ से लेकर भारत में मुस्लिम इन्वेजन तक जो पश्चिम भारत का इतिहास है उस पर केंद्रित करके ये लेखन किया था। उनकी ये विचारधारा थी कि इतिहास में केवल राजनैतिक बातों को न लिया जाए बल्कि तत्कालीन समय के समाज, अर्थव्यवस्था, रिलीजियस कंडीशन, लिटरेचर, आर्ट, इन सबको भी शामिल किया जाना चाहिए और जन साधारण को या अध्येताओं को समग्र रूप से परिचित कराने का कार्य एक इतिहासकार का होना चाहिए। इन्होंने जो दूसरी महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, ए पीप इनटू द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सन 1900 में इसका
प्रकाशन हुआ था। इसमें उन्होंने मौर्य काल से आरंभ करके गुप्त काल के अवसान यानी 550 एडी तक नॉर्थ इंडिया का एक संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत किया, जिसमें विशेष तौर पर ब्राह्मणवादी पुनरुत्थान और धर्म, साहित्य तथा कला का जो विकास भारत में हुआ उसको फोकस करने का इन्होंने कार्य किया। इन्होंने जो शोध पत्र लिखे, जो पुस्तकें लिखी, उनसे एक विशिष्ट अनुसंधान पद्धति की झलक हमें प्राप्त होती है और उससे हम यह बात सीख पाते हैं कि एक इतिहासकार को इतिहास लेखन के पहले स्रोतों का गहन निरीक्षण और परीक्षण करना चाहिए और इन स्रोतों के सहारे हमें एक इतिहासकार के नजरिए से ऐतिहासिक सत्य के निकट पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने एक तरह से वर्णनात्मक प्रस्तुति को बड़े ही रोचक ढंग से प्रस्तुत करने का कार्य किया। वे कहा करते थे कि जो कार्य एक न्यायाधीश का अदालत में होता है, निष्पक्षता के साथ अपनी बात वह कहे, कठोरता के साथ अपनी बात को कहे, इस बात को वे पसंद करते थे। वे एक इतिहासकार को एक न्यायाधीश के समान मानते थे कि वह तथ्यों का, स्रोतों का गहन निरीक्षण परीक्षण करे और इसके बाद एक निष्पक्ष रूप से अपनी बात को कहे। वे इतिहासकार के बारे में कहते थे कि जो इतिहासकार वकील की भांति, एडवोकेट की भांति जिरा करने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसकी मैं आलोचना करता हूं। उन्होंने शुष्क सत्य के संधान पर विशेष तौर पर जोर दिया। कभी कभी इतिहास लेखन में हम जनश्रुति, दंत कथा या किंवदंती का भी सहारा लेते हैं या देखते हैं, तो उसके बारे में वे कहा करते थे कि जनश्रुति को इस इतिहास में विशेष तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए और यह देखने की कोशिश की जानी चाहिए कि क्या जनश्रुति में कोई सत्य का अंश है। अगर सत्य का अंश दिखलाई पड़ता है तो उसको लेखन में शामिल किया जाए, अन्यथा नहीं। यानी एक पैनी दृष्टि या एक सूक्ष्म दृष्टि जिसे हम कहते हैं, वही दृष्टि डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर की रही। वे विंसेंट स्मिथ, जिन्होंने सन 1904 में द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, उनके लेखन में भी इन्होंने अपनी पैनी नजर से दोष देखा और तथ्यों के साथ उस दोष को बताने का कार्य भी इन्होंने कहा। डॉक्टर आरजी भंडारकर एक देशभक्त थे, लेकिन अंग्रेज विरोधी नहीं थे। अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास के संदर्भ में जो बातें कही, उसको उन्होंने पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया, क्योंकि अगर उनको तर्क में तथ्य दिखता था, प्रमाण दिखता था, तो उस बात को वे स्वीकार करते थे। जैसे प्राचीन भारतीय सभ्यता पर विदेशी प्रभाव की बात साम्राज्यवादी इतिहासकार करते थे, लेकिन उसके पीछे तर्कों के होने के कारण, तथ्यों के होने के कारण डॉक्टर आरजी भंडारकर ने उसे पूरी तरह अस्वीकार नहीं किया। साथ ही साथ जो भारत के अतीत की प्राचीनता का दावा करने की प्रवृत्ति अन्य इतिहासकारों में रही, उससे आरजी भंडारकर सहमत नहीं होते थे। बल्कि इतिहास लेखन की विचारधाराओं में जब हम साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सवादी, राकेवादी विचारधारा की चर्चा करते हैं, तो उनमें सर्वाधिक निष्पक्ष और अच्छा इतिहास लेखन राकेवादी विचारधारा को कहा जाता है। लेकिन राकेवादी विचारधारा के अंतर्गत इतिहास लेखन का कार्य एक दुरूह कार्य है, कठिन कार्य है, क्योंकि राके की विचारधारा थी कि एक इतिहासकार का कार्य अतीत का वर्णन,
उसी रूप में करना है जैसा कि वह था, यानी सत्य के अत्यधिक निकट जाकर इतिहास का लेखन करना चाहिए। लेकिन एक इतिहासकार भी मनुष्य होता है और कहीं ना कहीं वह अपनी विचारधारा से प्रभावित हो जाता है, लेकिन फिर भी एक आदर्श विचारधारा जर्मनी के राके की विचारधारा को माना जाता है और डॉक्टर आरजी भंडारकर उसको फॉलो करने की कोशिश करते थे, उस विचारधारा को अपनाने पर या उस पथ पर चलने का वे प्रयास करते थे। उन्होंने पूना में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट को स्थापित किया, जो कि उनके प्रति देशवासियों की श्रद्धा का एक स्मारक है और आज भी यहाँ से अनुसंधान कार्य किए जाते हैं। इतिहास दर्शन की जहाँ तक बात है, डॉक्टर भंडारकर के लेखन में या उनसे जो हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं वह यह है कि इतिहास के लेखन में या इतिहास के प्रस्तुतिकरण में केवल राजनीति को तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, केवल राजनीतिक मामलों को हाईलाइट नहीं किया जाना चाहिए, अपितु इतिहास का अध्ययन व्यापक तौर पर होना चाहिए, जिसमें तत्कालीन समय के सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में क्या क्या उपलब्धियां रहीं, उनको भी प्रेजेंट करने का कार्य या दायित्व एक इतिहासकार का होना चाहिए। हम स्वदेशी विचारधारा से प्रभावित हों, अपने देश के इतिहास को, गौरव को हाईलाइट करें, लेकिन हमें विदेशी विरोधी भी अपने आप को नहीं बनाना चाहिए। अगर विदेशियों की बात में कोई दम है तो उसको स्वीकार भी करना चाहिए और इन भावनाओं के मद्देनजर हमको इतिहासकार के कार्य को अंजाम देना चाहिए, यानी अतीत का चित्रण निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। जैसा कि अभी मैंने बताया कि एक इतिहासकार को एक अधिवक्ता के रूप में नहीं बल्कि एक न्यायाधीश के रूप में अपने कर्तव्य और दायित्व को निभाना चाहिए। जब किसी विषय पर कार्य करना है तो हमें उससे रिलेटेड उपलब्ध साक्ष्यों का अध्ययन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए, तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए, उसकी विश्वसनीयता की जांच करनी चाहिए और एक इतिहासकार को स्रोतों के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने पुराणों और संस्कृत महाकाव्यों की भी समीक्षा की और कहा कि हमें बिना उनकी विश्वसनीयता की जांच किए बिना कोई बात नहीं कहना चाहिए या यह जानने की कोशिश करना चाहिए कि उसमें सत्य है या नहीं है। सातवाहन वंश के बारे में ये कहा जाता है कि अभिलेखों के आधार पर उसका लेखन किया गया, लेकिन पुराणों में जो सोर्स सातवाहनों की वंशावली के मद्देनजर प्राप्त होते हैं उसकी तुलनात्मक अध्ययन डॉक्टर आरजी भंडारकर ने किया और दोनों को लेकर उन्होंने इतिहास लेखन किया। यानी डॉक्टर आरजी भंडारकर का कंट्रीब्यूशन इतिहास के क्षेत्र में सूक्ष्म नजरिए से, पैनी दृष्टि से, स्रोतों के आधार पर करना रहा। साथ ही साथ डॉक्टर आरजी भंडारकर ने समाज के रूढ़ियों पर भी, विकृतियों पर भी दिलचस्पी लिया और तत्कालीन समय में जो पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था उसमें प्रार्थना समाज से जुड़कर उन्होंने जाति प्रथा के विरुद्ध, विडो रीमैरिज के लिए, यानी विडो रीमैरिज होना चाहिए, विमेन्स एजुकेशन के लिए और बाल विवाह पर निषेध के लिए मुख्य रूप से कार्य किया।
साथ ही साथ उन्होंने यह बताने का भी प्रयास किया कि एक इतिहासकार को इन बातों पर विचार करना चाहिए कि घटना क्यों घटित हुई। कार्य कारण संबंधों को भी वे मानते थे और वे यह कहते थे कि एक इतिहासकार का दायित्व है कि वह कार्यों का, कारणों का विवरण दे और एक समग्र रूप से एक सच्चे इतिहास का लेखन करे। डॉक्टर आरजी भंडारकर ने बम्बई यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के पद को भी सुशोभित किया और आगे चलकर 24 अगस्त 1925 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। डॉक्टर भंडारकर के अवसान के बाद उनका जो कंट्रीब्यूशन था उसको आज भी हम याद करते हैं और उनके तरह संधान करने की प्रेरणा इतिहास के क्षेत्र में नए अध्येता लेते रहते हैं। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि आरजी भंडारकर ने किस तरह से प्राचीन भारतीय भाषाओं का अध्ययन किया और उन भाषाओं के स्रोतों के माध्यम से उन्होंने इतिहास के को प्रेजेंट करने का कार्य किया और विशेष तौर पर प्राचीन भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं पर जो कि डिस्प्यूटेड माने जाते थे उस पर तर्कों और तथ्यों के आधार पर उन्होंने अपनी बात कह के एक नया रास्ता दिखलाने का कार्य किया। थैंक यू।